नमस्कार दोस्तों। जिस हिसाब से आए दिन एक एक नए नए रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि 20,000 और 40,000 कमाने वाले जो कर्मचारी राम मंदिर में काम करते थे उनकी भी प्रॉपर्टी 25 लाख और 40 से 1.5 करोड़ तक बताई जा रही है कि जब से वो राम मंदिर में काम करना शुरू किए तब से लेकर आज तक, मतलब मामले तक गिने तो इतनी बताई जा रही है। आखिर इतनी बड़ी रकम और इतने सारे लोग मिले फिर भी इतना धीरे धीरे लेट क्यों हो रहा है? अगर इसी बात को थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं तो धीरे धीरे एक बात तो पता चलती है कि जिस प्रकार से बृजभूषण सिंह के द्वारा कहा गया था कि इसमें बहुत बहुत बड़े लोगों का हाथ है, तो कहीं वो बात ऐसी जगह तो जा नहीं रही है कि जो या तो बड़ बोले या तो अलग है, सब उसी से फिट बैठता है जैसे वो बता रहे हैं। क्योंकि बृजभूषण सिंह के द्वारा बताया गया कि इसमें बड़े बड़े का हाथ है, यहाँ तक कि रिपोर्ट में खुलासा होने लगा तो छोटे भी राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर बड़े बन गए। और इसी क्रम में अगर एक एक रूप में देखें, चाहे राम मंदिर से शुरू करें तो कैबिनेट तक झांक लें या कैबिनेट से शुरू करें तो राम मंदिर तक झांक लें, आखिर इस प्रकार से जो हलचल मची है, चाहे वो युवाएं, मतलब यूथ के द्वारा जो कहा गया या उनकी जो परेशानियां हैं उनको लेकर जो चिंताएं हैं या राम भक्तों के चिंताओं को लेकर जिस प्रकार चंपत राय बंसल एक अलग ही खेला कर गए, जो वहाँ के एक पुराने और जाने माने कार्यकर्ता ही थे। क्या ये और इस स्थिति का भरपाई कैबिनेट में कुछ बदलाव करके किया जा सकता है, चाहे वो यूथ का मुद्दा हो या चल रहे ट्रस्ट मतलब राम मंदिर का मुद्दा हो। जैसे कुछ मंत्रालय में तो हेराफेरी हो ही रही है, जिसका आप लिस्ट सुन लीजिए। नितिन गडकरी के मंत्रालय में हेरफेर की रिपोर्ट्स मिली है और निर्मला सीतारमन शिक्षा मंत्री के पद पे जा सकती हैं और वित्त मंत्री के पद पर पूर्व आरबीआई गवर्नर आ सकते हैं। और इसी क्रम में मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्री, मतलब ऊर्जा मंत्रालय उनसे थोड़ा दूर जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी से कैबिनेट, मतलब हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में लाया जा सकता है या जेडीयू के किसी बड़े नेता। नीतीश कुमार से बड़े कौन हैं, लेकिन बात वो तक नहीं जाती कि नीतीश कुमार से बड़े कौन हैं। बात यह है कि जेडीयू का अगला मजबूत चेहरा कौन है। इसी क्रम में
कारण कि नए बीजेपी संगठन और गवर्नमेंट के बीच तालमेल होना चाहिए, जो कि अभी तक था ही नहीं। ऐसा तो लगता नहीं कि जिस प्रकार से तालमेल नहीं था, क्योंकि कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो निकल के आ रहा है तो नया तो था ही, मतलब नए तो तरीके से घटा नहीं या नया नया वो क्रिएट हुआ नहीं। उसके पीछे या तो कई दिन या तो कई साल हुए हैं। और दूसरा मुद्दा, कुछ बड़े कद्दावर नेताओं को संगठन में और कुछ नए चेहरों को सरकार मिलाना, यानी जो पीछे हमने बताया कि हरदीप सिंह पुरी को और धर्मेंद्र प्रधान को रिप्लेस करके शायद उनको कोई और पद दे दिया जाए और उनके जगह पे कोई और कद्दावर नेता लाया जाए। अगला 2027 में 7 राज्यों की चुनाव है, जिसमें काफ़ी अटकलें लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि 7 राज्य अगर आधे आधे ले लें तो 4 और 3 का आंकड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर 4 तो कांग्रेस के झोले में तो जाते दिख रहे हैं, 3 में हेर फेर। आखिर क्या ये कैबिनेट का विस्तार उस पर असर डालेगा? साथ ही साथ अगर सबसे बड़े उन 7 राज्यों में से बात कर लें तो यूपी में भी एक अलग अटकलें हैं कि जिस प्रकार विपक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है, ये एक अलग बात की मतलब यूपी में खेला तो तब हुआ जब यूपी के सीएम देवरिया के पूर्व सांसद, यानी 1996 से 1999 मतलब 1996 से 1999 तक रहे सांसद श्री प्रकाश मणि के घर पहुँचे। वहाँ से कुछ अटकलें लगी, जो कि ऐसे कि जैसा लग रहा है कि आखिर कुछ तो वहाँ तक रुक गया जो विपक्ष ने पहुँचाया, या अंदर के किसी सेक्रेटरी के द्वारा। अगर पहले भी तो देखा गया है कि कोई पुराने कद्दावर नेता से नए, मतलब उससे अपेक्षा नए नेताओं का मिलना एक समीकरण बताता है। अगर इसमें कुछ क्रम की बात कर लें तो पहला क्रम, कभी उनके घर तो जाते नहीं थे, अचानक गए तो पहला ब्राह्मण समाज में संदेश और भरोसा दिलाना कि अब आप समझ गए होंगे। दूसरा, सम्मान संगठनात्मक संदेश। और अगला पॉइंट, देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र की राजनीति। अगला समझते चलिएगा, विधानसभा यूपी चुनाव की तैयारी। मतलब इतने सारे अटकलें लगाई जा चुकी हैं या लग रही हैं। ऐसी स्थिति राजनीति में तो कई बार देखने को मिली है, जैसे 2014-15 में नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिले। उसके बाद 2022 में यही यूपी के सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह के परिवार से मिले, जैसे आज श्री प्रकाश के परिवार से मिले हैं। और अगला 2024-25 में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भी मीटिंग हुई थी, मतलब निजी मुलाकातें हुई थीं। और काफ़ी हद तक चुनाव से 1-2 साल पहले पारियों में ऐसा देखा गया, जिसमें प्रभावशाली जातीय नेताओं से मिलती हैं और पुराने नेताओं का सम्मान करते हैं। सामाजिक संदेश देने वाले
प्रतीकात्मक मुलाकातें भी होती हैं। बात यहाँ से इतना ही नहीं, असल बात तो अब क्या ये सब इन सभी मुद्दों को एक अलग दिशा दे पाएंगे, जैसे एक जेनजी और जेनजी के जो दर्द हैं उनको लेकर वो जो निकल पड़े हैं और उनके साथ रहने वाले एक अलग दिशा और एक अलग विचारधारा, मतलब जेनजी के विचारधारा के नेता मिल ही गए, जिसको लेकर जिसमें जेनजी का ही मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे वो रोजगार, चाहे वो महंगाई, चाहे वो किसानों की आय, कानून और कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाएं, सामाजिक गठबंधन। आखिर जो मुद्दे उठाए गए इनमें से कोई ऐसा मुद्दा तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो इस समय भारत की स्थिति में ये सब स्थिति ना गिनती हों। अगर गिनती नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं या तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा रहेगा ही क्या जो यहाँ से गुजरे ही ना, चाहे वो युवाओं, मतलब युवा मतदाताओं जेनजी में बेरोजगारी, परीक्षा पत्र लीक, नौकरी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर असंतोष। आप इस वीडियो को देखिए लीजिए थोड़ा। आज जो मैं भोग रहा हूँ, मैं 1.5 महीने से जो डिप्रेशन में हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने परिश्रम किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी आवाज सुनने वाला आज कोई नहीं। मैं किसको दिखाऊं अपनी ये कॉपी कि मैं सक्षम था, मेरा स्थान था। आखिर इससे रूलिंग गवर्नमेंट कैसे निपट पाएगी? और अगला पॉइंट, कुछ राज्यों में विपक्ष का मजबूत होना, ये भी तो इनके अलग अलग मुद्दों को काटता है। आर्थिक मुद्दे जैसे महंगाई और आय से जुड़ी समस्याएं जो कि सेंट्रिक हो गई हैं, चाहे वो जेनजी युवाओं का हो या और देशवासियों का हो। आखिर विपक्ष एकजुट होकर रहता है तो कई सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। पर रही बात कि कैबिनेट बदलकर जो कि दिशा और दशा को नियंत्रित कर लेना असंभव है, क्योंकि कोई ऐसा कैबिनेट में रहे मंत्री जो इन सब मुद्दों को हटाकर पार लगा सके। आखिर गुजरना पड़ेगा इन्हीं मुद्दों से, गुजरना पड़ेगा तो विपक्ष की चर्चा होगी। अब उस विपक्ष का क्या जो विपक्ष 2024 यानी लोकसभा के चुनाव में खुद को 53 से 99 सीट तक और मतलब बीजेपी पार्टी को 303 सीट से 240 तक लाकर रख दी, यानी उसकी विचार और उसकी एक के साथ कई मुद्दे बड़े बड़े साबित हुए, चाहे वो संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा वाला मुद्दा हो, चाहे चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसी और शैक्षणिक संस्थानों के दुरुपयोग के मामला हो, या बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय का मुद्दा हो। इनसे हटके तो कभी चला नहीं। अब तो क्या ही चलेगा जब इस प्रकार के एक नए एडवाइजर के रूप में मिल गए हैं, यानी के राजू
की बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी यानी येलोपी के क्लोज एडवाइजर माने जाते हैं, वो भी एसटी और एससी के विशेष मार्ग को लेकर चलते हैं, यानी दलित आदिवासी मुद्दे पर ही अधिकतर रहते हैं। ये साथ ही साथ कुछ काम तो आसान करते गए जो 2029 की तैयारी के लिए राहुल गांधी को थोड़ा करना पड़ता, वो तो बोल ही जाते हैं, जैसे पार्टी संगठन में सुधार और राज्यों में मजबूत लीडरशिप, विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना। तीसरा पॉइंट तो अपने आप एक मजबूत गठबंधन में हो, बस थोड़ा सा देखना है डीएमके को, तमिलनाडु की पार्टी को, जो कि थोड़ा अलग है पर उतना नहीं कि विपक्ष के अलग से राय बना ले। रही बात एक अलग अलग कि इतना करने के बाद कांग्रेस को चुनाव जीतने वाली मशीन पर भी तो काम करना होगा, यानी एक टक्कर जो बहुत बड़ी होगी, चाहे वो कैबिनेट में बदलाव हो या कहीं और या किसी राज्य में हो। सब मुद्दे तो जेनजी के और जेनजी से ही छूते जाएंगे। अगर जो पकड़ा और जो सही किया, उन्हीं का एक अलग अलग राजनीति में हिस्सा बन ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।